हेलो गाइस, तो मैं सोफिया आपके लिए एक और नए टॉपिक के साथ में। और इक्विलिब्रियम हमारा चैप्टर चल रहा है और इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हमारा जो अगला टॉपिक है वो है इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेसेस। केमिकल प्रोसेसेस में इक्विलिब्रियम को हम कैसे पढ़ते हैं। देखिए, केमिकल प्रोसेसेस में जब हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो हमारे माइंड में एक ही इक्विलिब्रियम आता है जिसको हम कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम वो स्टेज होती है जिस पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों आकर इक्वल हो जाती हैं। इसको हमने शॉर्ट में पढ़ा था पहले, लेकिन अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, हमने फिज़िकल इक्विलिब्रियम के बारे में ऑलरेडी स्टडी कर ली है, ठीक है। अब जो फिज़िकल सिस्टम्स होते हैं उनमें जो प्रोसेस होती है वो दोनों तरफ से होती है, फॉरवर्ड भी होती है और बैकवर्ड भी होती है। जैसे वाटर को मान लीजिए आपने टेम्परेचर दिया और टेम्परेचर दिया तो जो वाटर की वो वाटर वेपर्स के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में जाने लगेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, लिक्विड से गैस में बदल रहे हैं। लेकिन जब वो लिक्विड की सरफेस को छोड़कर वेपर में कन्वर्ट होता है तो कुछ वेपर्स के मॉलिक्यूल वापस से लिक्विड की सरफेस पर भी आते हैं और लिक्विड में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होती है दोनों तरफ से होती है। तो जब लिक्विड की सरफेस को छोड़ने वाले जो मॉलिक्यूल हैं जो वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं और वो मॉलिक्यूल जो वेपर से वापस लिक्विड की सरफेस पर आ रहे हैं, इन दोनों की जो रेट है वो इक्वल हो जाती है। उस केस में हम उसको बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम का केस, और इसीलिए उसको हम कहते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इस केस में जो भी रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन रहेगा और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। इक्विलिब्रियम की जो स्टेज होती है केमिकल इक्विलिब्रियम की, उसमें दोनों का जो भी कंसंट्रेशन रहता है वो कांस्टेंट हो जाता है। इसका जो नेचर होता है वो डायनेमिक होता है, इसीलिए हम इसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। आ रही बात समझ में। जैसे हम एक रिएक्शन मान लेते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन, जो आपको यहाँ पे बुक में भी दे रखी है। A प्लस बी रिएक्टेंट हैं जिनसे प्रोडक्ट बन रहा है जिसको हम कह रहे हैं C प्लस डी। अब होगा क्या, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो A और B का कंसंट्रेशन कम होगा और C और D का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि रिएक्टेंट काय में बदल रहा है, प्रोडक्ट में बदल रहा है। क्लियर आया समझ में। देखिए, इस तरह से केमिकल इक्विलिब्रियम, ये कंसंट्रेशन है, ये इक्विलिब्रियम है। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे टाइम इंक्रीज़ हो रहा है और यहाँ पे कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो रहा है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है वैसे वैसे जो भी कंसंट्रेशन है वो कम होता जाता है, ठीक है। अब अगर हम टू रिएक्टेंट्स की बात करें तो दोनों मान लीजिए कि सेम रेट पर हैं, तो उस केस में फिर इक्विलिब्रियम लगेगा। क्लियर। तो रिएक्शन कहाँ पहुँच गई, इक्विलिब्रियम की स्टेज में पहुँच गई। अब अगर हम केवल C और D से स्टार्ट करते हैं और मान लीजिए कि A और B इनिशियली प्रेजेंट नहीं है और जो इक्विलिब्रियम है वो किसी भी डायरेक्शन से हो सकता है, तो यहाँ पर अगर हम हेबर प्रोसेस ऑफ अमोनिया का एग्जांपल ले लेते हैं। हेबर प्रोसेस ऑफ अमोनिया क्या होती है, जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों गैसियस स्टेट में होते हैं, और ये दोनों नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब गैसियस स्टेट में होते हैं तो इसका कन्वर्जन होता है अमोनिया के अंदर। तो गैसियस स्टेट से कन्वर्ट हो जाते हैं अमोनिया में, मतलब कि NH3 में। क्लियर। जब वो NH3 में कन्वर्ट होते हैं तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट हो रहे हैं। एक रिएक्शन तो चल रही है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ। अब कुछ जो अमोनिया जो गैसियस फॉर्म में रहती है, ठीक है, क्लियर, वो क्या होती है, अगेन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट होती रहती है। अब यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम लगेगा जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो अमोनिया में बदल रहे हैं उसकी रेट और अमोनिया से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में बदलने की रेट ये इक्वल हो गई, वहाँ पर लग गया इक्विलिब्रियम। तो जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया था तो जो हैबर थे, हैबर ने प्रोसेस दी थी जिसको हम बोलते हैं
हैबर्स मेथड। तो हैबर्स ने स्टार्ट किया डाइनाइट्रोजन और डाई हाइड्रोजन को हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर क्या करवाया, रिएक्ट करवाया, जिससे अमोनिया हमको मिली। ठीक है, अब वो उन्होंने ये एक रिएक्शन तो हमें बताई ही थी, लेकिन इसके साथ में जो कंसंट्रेशन होता है अनरिएक्टेंट डाइहाइड्रोजन का या डाइनाइट्रोजन का, ठीक है, अनरिएक्टेंट डाइहाइड्रोजन का या फिर डाइनाइट्रोजन का, ये देखिए ये एक टेबल दी हुई है, इसको हम देख के समझ सकते हैं। ये टाइम है, ये मोलार कंसंट्रेशन है, ये डाइहाइड्रोजन का कंसंट्रेशन, ये डाइनाइट्रोजन का और ये अमोनिया का। क्लियर। तो जो भी कंसंट्रेशन होता है, चाहे वो कंसंट्रेशन डाइनाइट्रोजन का हो या फिर डाइहाइड्रोजन का हो, क्लियर, तो क्या बताता है कि एक टाइम पीरियड के बाद जो कंपोजिशन चल रहा है मिक्सचर का वो कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब ये जो कांस्टेंसी रहती है यही इंडिकेट करती है किसको, इक्विलिब्रियम को। अब इस रिएक्शन का डायनेमिक नेचर हम किस तरह से पढ़ सकते हैं, तो हम यहाँ पे अमोनिया का सिंथेसिस करवा रहे हैं, क्लियर, जैसे हमने स्टार्टिंग में करवाया था, है ना, वैसे ही, बट यहाँ पर हम ड्यूटीरियम को यूज़ करते हैं। हाइड्रोजन की जगह पे हमने किसको ले लिया है, ड्यूटीरियम। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं ड्यूटीरियम, D2 को ले रहे हैं। तो जो भी रिएक्शन मिक्सचर होगा वो या तो H2 से स्टार्ट होगा और या फिर D2 से स्टार्ट होगा और इक्विलिब्रियम तक पहुँचेगा। अगर हम D2 की बात करें, ठीक है, तो ND3 प्रेजेंट रहेगा हाइड्रोजन की जगह पर, NH3 नहीं बनेगा, ND3 रहेगा। लेकिन जब इक्विलिब्रियम हो जाएगा, क्लियर, जब क्या हो गया, इक्विलिब्रियम हो जाएगा, जैसे ही इक्विलिब्रियम हुआ तो ये रिएक्शन हो जाएगी। देखिए 2 मिक्सचर्स की, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को हमने लिया और अमोनिया बनी। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम होने के बाद, ठीक है, जब 2 मिक्सचर्स के बीच में हमने क्या करवाया, इक्विलिब्रियम कराया, तो उसके बाद में क्या होगा, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, अमोनिया, D2, N2, ND3 ये आपस में मिक्स हो जाएंगे और कुछ टाइम के लिए अलग हो जाएंगे। जब इस मिक्सचर को एनालाइज करेंगे, जब इसका एनालिसिस किया जाएगा, तो हम ये देखते हैं कि जो अमोनिया का कंसंट्रेशन है वो इक्वल है जैसे पहले था। जैसे पहले अमोनिया का कंसंट्रेशन था वैसे ही ये वाला जो अमोनिया का कंसंट्रेशन है ये भी क्या है, सेम है। और जब इस मिक्सचर को मास स्पेक्ट्रोमीटर की हेल्प से एनालिसिस किया जाएगा तो ये देखा जाएगा कि जो भी अमोनिया है और जितने भी ड्यूटीरियम है वो चाहे अमोनिया के फॉर्म में हो या NH2D के फॉर्म में हो, NHD2 के फॉर्म में हो या ND3 के फॉर्म में हो, और जो भी डाइहाइड्रोजन है, ठीक है, वो भी होंगे H2 के फॉर्म में, HD के फॉर्म में और D2 के फॉर्म में, ये प्रेजेंट रहेंगे। तो ये कंक्लूजन निकाला गया कि अगर हम स्क्रम्बलिंग करते हैं हाइड्रोजन और ड्यूटीरियम एटम्स की मॉलिक्यूल्स के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन कंटिन्यू रहती है, जैसे चल रही थी वैसी ही रहती है। लेकिन ये रिएक्शन कब जाके स्टॉप होगी, जब इक्विलिब्रियम की पोजीशन आ जाएगी, क्लियर, और इसीलिए यहाँ पर कोई भी मिक्सिंग ऑफ आइसोटॉप्स नहीं होते। जब हमने आइसोटॉप का यूज़ किया, ड्यूटेरियम का यूज़ किया, तो इससे क्लियर क्या हुआ, जब आइसोटॉप या ड्यूटेरियम का यूज़ किया गया तो ये क्लियर हुआ कि जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम तक पहुंचती है, तो यहाँ पर जो भी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगी और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन होगी वो इक्वल हो जाएगी, उसके कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं होगा। क्लियर है ना। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि इक्विलिब्रियम जब लगता है तो दोनों तरफ से लग सकता है, चाहे वो हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन हो या फिर अमोनिया हो। क्लियर। तो N2+3H2 2NH3 हो जाएगा।
इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं हाइड्रोजन और आयोडीन का। हमने स्टार्टिंग में क्या किया, इनिशियल कंसंट्रेशन लिया हाइड्रोजन और आयोडीन का, रिएक्शन आगे बढ़ी, मतलब रिएक्शन किस तरफ चल रही है, फॉरवर्ड रिएक्शन की तरफ चल रही है। और जब रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन की तरफ चल रही है तो हाइड्रोजन और आयोडीन का जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि रिएक्टेंट है, और HI का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। लेकिन जब इक्विलिब्रियम लगेगा, क्लियर, इक्विलिब्रियम के पहले तक ऐसा होगा। लेकिन अगर हम HI अलोन से स्टार्ट करते हैं और इस रिएक्शन को रिवर्स डायरेक्शन में चलाते हैं, मतलब अब हम क्या कर रहे हैं, HI का कंसंट्रेशन को डिक्रीज़ कर रहे हैं और हाइड्रोजन और आयोडीन के कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर रहे हैं, है ना। तो इक्विलिब्रियम जैसे ही आएगा तो फिर ये आकर कांस्टेंट हो जाएंगे, है ना। अगर टोटल नंबर जितने भी हाइड्रोजन के हैं, आयोडीन के हैं, वो सेम है गिवन वॉल्यूम के ऊपर, तो सेम इक्विलिब्रियम मिक्सचर हमें ऑब्टेन होगा, चाहे हम प्योर रिएक्टेंट से स्टार्ट करें, चाहे हम प्योर प्रोडक्ट से स्टार्ट करें। तो ये आपको केमिकल इक्विलिब्रियम दिया गया है इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर, जिसमें हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और हाइड्रोजन आयोडीन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और ये किसी भी डायरेक्शन से हो सकता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, देखिए, कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम, ये टाइम है, बीच में ये इक्विलिब्रियम डैश डैश इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दोनों तरफ की जो रिएक्शंस हैं उनको हम इस पर्टिकुलर ग्राफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर साफ साफ आपको केमिकल इक्विलिब्रियम लगाया जा रहा है, और केमिकल इक्विलिब्रियम दोनों केस में होता है, चाहे वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ रिएक्शन प्रोसीड हो रही हो या फिर जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड आ रही हो, दोनों तरफ से क्या लगेगा, इक्विलिब्रियम आपका लगेगा ही। क्लियर दैट। सो स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच। ये टॉपिक हमारा हुआ कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट में हम और कुछ टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। थैंक यू।